नमस्कार प्यारे साथियों, एग्जाम वांटा प्रेप में आपका स्वागत है कि हम लोग जो है करेंट अफेयर्स जो एग्जाम वांटा प्रेप के चैनल के माध्यम से जो है हम लोग करेंट अफेयर्स डेली पढ़ाई करते हैं। तो करेंट अफेयर्स में जो है सबसे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर जो पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर जो है आप आराम से जो है वीडियो देखिए, पहला लेक्चर देखिए पहले कि इस पहला लेक्चर में जो है बहुत सारा करेंट अफेयर डिस्कस किया मैंने, जो इंटरनेशनल समिट से रिलेटेड हम बातें किया मैंने। ठीक है, आज का भी लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समिट उसमें आएगा, कौन कौन समिट कहाँ हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा, नोबेल प्राइज रहेंगे जो एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, खास करके जो है बीपीएससी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं या तो आने वाले कोई भी सेंट्रल एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो आप बिल्कुल जो है स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको इसमें करंट अफेयर तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ जो है इसके फुल डिस्कशन जानेंगे, उसके बेसिक बैकग्राउंड जानेंगे कि कैसे कोई भी अगर सबमिट हुआ, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन बना है, संगठन बना है तो कैसे बना है, सभी जानकारी जो है इस करंट अफेयर के माध्यम से हैं सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं कुछ जो है टॉपिक पे आ रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 48वां जो है पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक क्या है, 48th एशियान समिट जो है कहाँ हुआ। 48th एशियान समिट जानना है कि होने वाली है 2026 में। क्या 48 जो है ये एशियान समिट क्या 2026 में होने वाला है। कहाँ होने वाले हैं, 2026 में। और होने वाला कहाँ है तो याद रखना है फिलीपींस के राजधानी मनीला में। ठीक है, फिलीपींस पे होने वाले हैं। एक कौन सा समिट बात करेंगे, 48वां एशियान समिट होना। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, जहां पे 48वां कितना 48वां जो है ये समिट होगा, ये 48वां समिट होगा। ठीक है, इस समिट में ये होगा कहां पे तो याद रखना है फिलीपींस में जगह होगा। क्या होगा, फिलीपींस में जो होगा ये होगा, क्या होगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला। क्या बताओ, मनीला में होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम बेसिक और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम जानेंगे कि ये जो है 48वां जो एशियान समिट हुआ है, एशियान समिट ये जानना है। तो 48वां समिट के अनुसार ये जानना है कि जो 48वां समिट होने वाले हैं तो उसमें मेन क्या थीम क्या है। पहला आपको लोकेशन पता है कि फिलीपींस है। दूसरा थीम क्या है, ये नेविगेटिंग आवर द फ्यूचर टुगेदर, अपने भविष्य को एक साथ आगे बढ़ाना, अपना भविष्य को एक साथ आगे बढ़ाना, ये थीम को रखा गया है क्या 48वां जो है एशियान समिट का। ठीक है, और इसमें बहुत सारा जो है पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, जिसमें 47वां समिट भी आपको जो है 2025 में हुआ है। ये कहाँ आयोजित हुए हैं तो याद रखना है ठीक है, कुआलालंपुर जो है मतलब मलेशिया में हुआ। क्या बताओ, कुआलालंपुर जो है मलेशिया में हुआ है। ये क्या है, ये 47th जो है 47th एशियान समिट हुआ है। ठीक है, ये कहाँ हुआ है, मलेशिया में कुआलालंपुर में हुआ है। ठीक है, याद रखना। इसमें जो मेन जो है एम है, ये फोकस क्या किया गया, इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी समिट का इंपॉर्टेंस क्या है, लोकेशन, दूसरा क्या उसका थीम रहने वाला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो थीम क्या है, वो 47वां समिट का इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ समावेशिता और स्थिरता पे बल दिया जाएगा। किसके, समावेशिता और क्या स्थिरता पे बल दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 48वां समिट कहाँ होगा, एशियान समिट, याद रखना है फिलीपींस के मनीला में। और 47वां का हुआ कुआलालंपुर का जो है मलेशिया में जो है मलेशिया जो है, ठीक है, राजधानी कुआलालंपुर है, वहाँ पे बेसिकली जो होगा ये 47वां समिट हो चुका है और 26वां ये 48वां होने वाला है। ठीक है,
और ये जानना है कि एशियान जो कंट्री है, मोर इन्फॉर्मेशन, यही आपको जो है करेंट अफेयर जो है एग्जाम वांटा प्रेप का पढ़ने का फायदा है। एक 48वां जाना है, 47वां जाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानने वाले हैं कि एशियान के बारे में कुछ जानकारी पता होना चाहिए, जो आपसे पूछा जा सकता है कि एशियान जो बनाया गया किस लिए। एशियान जो साउथ ईस्ट एशियन जो है जो नेशन जो बनाया गया था, इसका मेन मकसद था कि जो भी रीजनल, जो भी क्या है एशियन कंट्री का जो रीजनल कोऑपरेशन किया जाएगा, एक दूसरे को सहायता किया जाएगा, इकोनॉमिकल बेसिस पे हो, ट्रेड बेसिस पे हो, पॉलिटिकल बेसिस पे हो, इस पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। मतलब रीजनली जो है जितने कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें फोकस किया जा रहा है, जिसमें 11 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले एशियान का 10 मेंबर था, अब क्या हो गया 11 मेंबर हो गया। कौन कौन मेंबर है ये भी एग्जाम में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या है बताओ, पता होना चाहिए। एशियान का मतलब पहले बना था कब, बाबू याद रखना है, एशियान बना था 1967 में। एशियान कब बना था, 1967 में बना था। एशियान कब बना था, 1967 में बना था। ठीक है, इसका मतलब जो फुल फॉर्म क्या याद रखना है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसमें एक सब मिला के 11 मेंबर है। उसमें लास्ट मेंबर पूछा जाएगा कौन ज्वाइन किया है, टाइमोर लेस्टे ने ज्वाइन किया है। क्या बताओ, लास्ट अगर मेंबर पूछा जाएगा कौन ज्वाइन किया है, तो याद रखना है टाइमोर लेस्टे। टाइमोर लेस्टे ने ज्वाइन किया है लास्ट मेंबर। पहले क्या था, 11 मेंबर था। पहले क्या था, 10 मेंबर था, अब क्या हो गया 11 मेंबर हो गया। कौन कौन था ये भी याद रखना है, जिसमें बताओ ये क्या, ब्रुनेई था, कंबोडिया था, इंडोनेशिया, लाओस और मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, नया मेंबर कौन जुड़ा है, टाइमोर लेस्टे। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत जो है इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट मेंबर। इंडिया जो है एशियान का मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ एशियान। ठीक है, इंडिया जो है एशियान का मेंबर नहीं है, ये आपको दिमाग में रख लेना है। सब जिस समय एशियान बना था वो पूछा जाएगा किसके घोषणा से बना था, तो बैंकॉक की घोषणा से। ये एशियान का जो समिट हुआ था बैंकॉक में हुआ था, इसको इसीलिए उसको नाम से बोलते क्या है, बैंकॉक डिक्लेरेशन। क्या है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से ये एशियान डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। इसी का नाम क्या है, बैंकॉक डिक्लेरेशन। यहाँ पे बेसिकली जो है जब 1967 में बना तो जो है 5 जो है मेन फाउंडिंग मेंबर थे। उसमें से कौन था, इंडोनेशिया का जो है मिनिस्टर था एडम मलिक थे, और क्या टून अब्दुल रजाक मलेशिया के रहने वाले, और क्या नरसिसो रामोस जो है बेसिकली फिलीपींस का, और राजा रत्नम जो है सिंगापुर का था, और थैंड खोमन जो था थाईलैंड का था। तो 5 फाउंडिंग मेंबर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समरी में फटाफट याद कर लीजिएगा कि 48वां जो समिट कहाँ आने वाले एशियान का, फिलीपींस में। जो मेन फोकस क्या किया गया है कि नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, अपने भविष्य को एक साथ आगे बढ़ाना। 47वां समिट जो होगा कहाँ पे हुआ था, मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था, ये याद रखना है। गोल क्या है, इनक्लूसिविटी एंड कहता है सस्टेनेबिलिटी, मतलब समावेशिता एंड स्थिरता पे बल दिया गया है। और एशियान में कितना मेंबर है, तो 11 मेंबर हो गया है। पहले 10 मेंबर था, 1967 में बनाया गया था। और ये किस डिक्लेरेशन से बनाया गया, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनाया गया था, 1967 में बनाया गया था। लास्ट मेंबर कौन है, क्या, लेस्टे टाइमोर। टाइमोर जो है लेस्टे को लास्ट मेंबर 11वां मेंबर जोड़ा गया। ठीक है, अब 11 मेंबर मेन 5 जो फाउंडिंग मेंबर था, जो इंडोनेशिया का था, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आशा करते जो है एशियान के रिलेटेड आप बातें जान गए होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक से लेके एडवांस तक। अगला हम आते हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 48वां जो है एशियान समिट, ये तो हो गया। 48वां एशियान समिट हो गया। अब हमें जानना क्या है, नाटो। क्या है, नाटो का शिखर सम्मेलन जानना है। एशियान नहीं है, नाटो। क्या है, नाटो। नाटो जानना है, नाटो का जानना है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
नाटो के बारे में जानना है। क्या है नाटो? नाटो ये कहता है कि नाटो एक जो है बहुत बड़ा एक क्या है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखना है कि 2026 में जो है नाटो जो बेसिकली जो नाटो समिट हुआ है होने वाला है, क्या बताओ, ये 7 से लेके 8 जुलाई 7 से 8 जुलाई को प्रेसिडेंशियल कंपाउंड का अंकारा में, क्या बताओ, अंकारा तुर्की में बताओ हुआ है। क्या बताओ? तुर्की में हुआ। क्या बताओ? अंकारा। अंकारा क्या बताओ? तुर्की में है। कहाँ है? ये तुर्की में है। अंकारा जो है तुर्की में है। यहां पे नाटो का समिट हुआ, नाटो का समिट हुआ है। कोई दिक्कत? ये नाटो का जो समिट हुआ है बेसिकली कहां? तुर्की में हुआ है। ठीक है, मतलब तुर्की में हुआ है। याद रखिए इसमें फोकस ये किया गया है कि 70 जो है यूरो डॉलर जो है 70 यूरो बिलियन जो है आपको मिलिट्री एड सपोर्ट दिया जाएगा। किसमें? यूक्रेन में। आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रहा है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है। तो नाटो बोला कि हम जो है 20 यूरो बिलियन जो है हम सपोर्ट करेंगे ताकि जो है यूक्रेन को और आगे बढ़ाया जा सके और रशिया से जो है युद्ध को जीत सके। ठीक है, बात तो ये होस्ट कौन करेंगे? फॉर्मर डच प्राइम मिनिस्टर कौन था? डिक क्या था? क्या था? अस्कुप था। डिक अस्कुप ने बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर थे। डिफेंस जो अगर बात करेंगे कि नाटो का देखा जाए मेन टारगेट ये है कि हम 5% जो जीडीपी है 5% जो है सकल घरेलू उत्पाद जो हम खर्चा करेंगे ये डिफेंस पे खर्चा करेंगे। बहुत कम है भाई। कितना? 5%। 2000 वो भी क्या तक 35 तक टारगेट किया गया। उसमें से अलग अलग डिवाइड किया गया। कहा 3.5% जो खर्चा करेंगे मिलिट्री रिक्वायरमेंट पे और उसमें से 5% में 3.5% जो है मिलिट्री रिक्वायरमेंट पे खर्चा करेंगे। मिलिट्री पे रिक्वायरमेंट पे खर्चा करेंगे, रिक्वायरमेंट पे खर्चा करेंगे और 1.5% जो है 1.5% जो खर्चा करेंगे जहां पे रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, रिलेटेड टू द सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के रिलेटेड हम बात करेंगे। 1.5 पे ये नाटो का गोल है। ठीक है, और अगर बात इसके नाटो के बारे में जानेंगे तो सब मिलाकर अभी हो गया मेंबर कितना? नाटो का मेंबर सब मिला के 32 हो गया। कितना हो गया? 32 हो गया। फुल फॉर्म तो जानते ही हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32 मेंबर है। पहले नाटो का कितना था? सब मिला के 30 मेंबर था, लेकिन अभी जो है रिसेंटली 2 मेंबर जो है ये बढ़ोतरी हुआ है। ये दोनों मेंबर आपको पता होना चाहिए। पूछा जाएगा कि हाल ही फिलहाल में नाटो का लास्ट मेंबर कौन जुड़ा है, तो याद रखना है स्वीडन। कौन जुड़ा है? स्वीडन जो है 2024 में सबसे 32वां मेंबर बना है। और अगर 31वां पूछा जाएगा तो फिनलैंड जुड़ा है। कौन जुड़ा है? फिनलैंड जुड़ा है। ये नाटो का मेंबर जुड़ा है। लास्ट वाला जरूर पूछेगा 2024 में कौन जुड़ा, तो क्या देगा? स्वीडन। कौन है? स्वीडन लास्ट मेंबर नाटो का जुड़ा है। आशा करते हैं नाटो रिलेटेड अब बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बताओ क्या तुर्की में जो है सम्मेलन हुआ? पता चल गया। 70 जो है यूरो जो बिलियन जो है सैन्य सहायता को वादा में शामिल किया है। नाटो बताओ क्या? नीदरलैंड बताओ कहां पे होने वाला है शिखर सम्मेलन? नीदरलैंड हेग के बता क्या है? हेग नीदरलैंड में होने वाले हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ की मेजबानी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री करेंगे। डिक अस्कुप ने की थी। याद रखना है इसका योजना है कि 5% जो है हम जीडीपी खर्चा करेंगे, लेकिन 3.5% जो है मुख्य सैन्य जरूरतों पे करेंगे और 1.5 पर सुरक्षा पे करेंगे। याद रखें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी समझ में 32 मेंबर होता है, जिसमें लास्ट मेंबर कौन है? स्वीडन है। आशा करते समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमें ये जानना है। अगला जानेंगे G7 कंट्री क्या है। ये क्या है? G7 कंट्री क्या है? G7 जो समिट हुआ है, कौन सा? G7 समिट। G7 समिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो G7 समिट मतलब ग्रुप ऑफ 7 एडवांस डेवलप कंट्री ही इसमें शामिल हुए हैं। ये G7 का मतलब क्या है और G8 का मतलब क्या है? 8वां जो कंट्री है वो रसिया जुड़ा है।
7 कंट्री जो ग्रुप ऑफ कंट्री है, लेकिन वो भी डेवलप कंट्री है, मतलब जो है विकसित देश है, जो विकसित देश जुड़ा हुआ है। यूएस, यूके, कनाडा, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब लोग जुड़ा हुआ है। सोचो पहले, मतलब डेवलप कंट्री जुड़ा हुआ है। याद रखना है, भारत जो है G7 का मेंबर नहीं है। भारत जो है, इंडिया जो है G7 का मेंबर नहीं है। इंडिया नॉट मेंबर ऑफ G7। इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ G7। इंडिया जो है, भारत जो है भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये याद रखना है, सदस्य नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये समझना, G7 समिट जो है, ये G7 शिखर सम्मेलन 52वां जो शिखर सम्मेलन हुआ, कौन सा 52वां शिखर है, ये 2026 में होने वाले हैं। ये क्या, फ्रेंच प्रेसिडेंसी, कौन सा, फ्रेंच प्रेसिडेंसी के अंदर होगा, मतलब फ्रांस में होने वाला है। मतलब 52वां जो शिखर सम्मेलन हुआ G7 कहाँ होगा, तो याद रखना है फ्रांस में होगा। क्या होगा, फ्रांस में। उस जगह का नाम क्या है, इवियन लेस बेन्स नाम है। इवियन लेस बेन, इवियस क्या, इवियन लेस क्या, लेस बेन्स जो है यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ये जगह है कहाँ, तो फ्रांस में पड़ता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये होस्ट कौन करेंगे, क्योंकि वहाँ के फ्रांस के जो प्रेसिडेंट क्या है, इमैनुअल मैक्रोन है, इनके द्वारा होस्ट किया जाएगा, इनके द्वारा जो है मेजबानी किया जाएगा। जो फोकस कहाँ पे करेंगे, ये G7 कंट्री जो है, यहाँ जो फोकस किया गया है, कहाँ पे किया गया है, ग्लोबल इकोनॉमिक इनबैलेंस, वेस्ट एशिया क्राइसिस, वेस्ट एशिया क्राइसिस होते जा रहा है, ठीक है। रशिया यूक्रेन का वार जिसे देखा गया, क्राइसिस, ठीक है, रशिया यूक्रेन वार हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, ये सब पे बात किया गया है। मतलब कहने का मतलब, यहाँ पे आर्थिक असंतुलन हो गया है, पश्चिम एशिया संकट में है, रूस यूक्रेन युद्ध है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पे बात की गई है। अगर हम बात करेंगे 51वां समिट सर कहाँ हुआ है, 51वां G7 समिट, ये पूछ सकता है, तो याद रखना है कहाँ हुआ है, तो ये भी याद रखना है, ये बेसिकली जो है कि कनास्किस अल्बर्टा कनाडा में हुआ है। कहाँ हुआ है, कनाडा। 51वां पूछा, इसका मतलब है, मतलब क्या, कनाडा में। क्या हुआ है, कनाडा में हुआ है। इसका मतलब जो है कौन सा जगह पे, तो याद रखना है क्या, कनास्किस, क्या है, कनास्किस अल्बर्टा में हुआ है, ठीक है, कनास्किस अल्बर्टा में हुआ है, ये आपको याद रखना है। कनास्किस क्या है, अल्बर्टा कनाडा में हुआ है। अगर 50वां भी पूछ सकता है कहाँ पे हुआ है, तो याद है इटली में हुआ, ये भी याद रखना। 50वां समिट कहाँ हुआ है, G7। लेकिन आपसे पूछेगा कौन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछेगा G7, ये 2026 में 52वां समिट पूछेगा, तो फ्रांस में 51वां पूछेगा, तो कनाडा में। अगर पूछ दिया भूल चुक से 24वां, अगर पूछे 50वां, मतलब इटली में होगा। अब ग्रुप ऑफ जो 7 कंट्री है, ये कौन कौन है, ठीक है, ये आपको जानना है। 7 कंट्री है जो वेरी एडवांस है, डेवलप कंट्री है, मतलब विकसित देश है। भारत इसका सदस्य नहीं है। जैसे बताइए, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस, ठीक है, यूके, यूएस, ये सब डेवलप कंट्री जो है सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखना है। चाइना इसका बिल्कुल मेंबर नहीं है, ना भारत मेंबर है, ना ही पाकिस्तान मेंबर है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि G7 समिट जो है 52वां, 51वां और 50 G7 समिट कहाँ पे हुआ, और ये भी जाना है G7 का बेसिक क्या डायग्राम है, क्या 7 मेंबर कौन कौन है, स्ट्रक्चर क्या है, गोल क्या है, ये सब बातें भी हम इसमें सीख लिए हैं। अगला हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगला G7 समिट आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये आपको प्रिंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, विश्व में जो है हाइड्रोजन पे फोकस कर रहे हैं। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब नवीकरणीय संसाधन है। मतलब हाइड्रोजन क्या है, एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन बनेगा, संसाधन है,
ठीक है, ऐसा संसाधन है जिसका ये ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन अगर होगा, अगर ऊर्जा उत्पादन होता है इससे, तो इसकी जो क्षमता है, इफिशिएंसी है, ये इफिशिएंसी जो है, ये बिल्कुल जो है इफिशिएंसी जो है, जो सीएनजी से भी जो है, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस से भी जो है 10 गुना, क्या 10 गुना से 10 टाइम से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा फ्यूल होगा जो हमारे पर्यावरण को कोई प्रभावित नहीं करेगा, मतलब इको फ्रेंडली फ्यूल होगा। ठीक है, तो यही इसलिए जो है पूरे विश्व में हाइड्रोजन समिट के लिए जो है फोकस किया जा रहा है कि हम लोग जो है नॉन फॉसिल फ्यूल होता है, जैसे अनवीकरणीय संसाधन जो हो गया, जहां पे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पूरे देश जो है ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए जो है। और दूसरी बात है, हमारे इशू क्या सबसे बड़ा क्या है कि अगर हम बात करते हैं कोल, पेट्रोल, डीजल जो है कि सबसे ज़्यादा अगर बात की एनर्जी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जैसे भारत की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनता है कोल से बनता है, लगभग 60 से 70% जो है, जो कोल से, जो कोयला से है एनर्जी प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो अब अच्छे से समझना है, मतलब कि अगर हाइड्रोजन अगर फ्यूल क्रिएट होता है तो विश्व के लिए सबसे बड़ा एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आएगी, जिससे हमारे इंजन की एफिशिएंसी जो है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारे देश में जो है कार्बन इमिशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा, उत्सर्जन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम वर्ल्ड समिट पढ़ना, क्योंकि ये भी जानना है कि पूरे विश्व में हमारे पास हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। पूरे ब्रह्मांड में क्या है, पूरे ब्रह्मांड में जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। वे टेक्नोलॉजी है नहीं, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट पे बात किया गया। ये हुआ कहाँ पे, ये याद रखना है, ये हुआ है क्या बताओ, ये रोटरडम, क्या बताओ, रोटरडम में हुआ है, क्या है, ठीक है, रॉटरडैम में हुआ है, नीदरलैंड में, रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। ये वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुआ है। इसका मेन पर्पज ये जानना है कि क्या है, कि इसमें फोकस ये किया गया है कि ये सबसे पहले ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन, यही तो बोला मैंने कि ग्लोबल विश्व में कार्बन इमिशन को कट कर देना है, जिससे हमारे जो है जलवायु जैसे परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को आगे फ्यूचर में कम कर सकते हैं। जैसे बताओ, हम पेरिस एग्रीमेंट में बात 2015 में बात किया था कि 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाना पड़ेगा ग्लोबल टेम्परेचर को, जिससे हमारा फायदा ये होगा कि हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल में आ जाएंगे। इससे हमारा क्या होगा, सब ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन फ्यूचर में बहुत जल्दी तो क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, बात समझिए बात को। पहला फोकस क्या, ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन बात करेंगे। दूसरा तकनीकी और इनोवेशन, अभी बताया मैंने, तकनीकी मतलब कि टेक्नोलॉजी पे बात किया जा रहा है। इंटरनेशनल क्या है, ऑफटेक एग्रीमेंट पे चर्चा के लिए 15,000 से ज़्यादा, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर जो है सीओ शामिल हुए, ताकि समझे कि कैसे जो है हम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, कैसे भारत क्या पूरे विश्व में जो है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को हम प्रयोग करेंगे, ताकि जो हमारा जो है कोई देश जो है जो अनवीकरणीय संसाधन से जो पीड़ित है वो कम हो जाए। ठीक है, जैसे 2000 ये गोल क्या है कि भारत का जो है टारगेट ये है कि ऊर्जा का स्वतंत्रता, मतलब कि इंडिया जो इंडिपेंडेंस हो जाएगा 1947 में हुआ, लेकिन जो है 2047 तक भारत जो है 100वीं वर्षगांठ मनाएगी। कितना, 100वीं वर्षगांठ, मतलब वर्षगांठ होगा, 100 साल हो जाएगा भारत की आज़ादी का। भारत के आज़ादी का जो है 100 साल हो जाएंगे। इसके वजह से क्या है कि भारत बोला कि इंडिया का एनर्जी जो स्वतंत्रता घोषित करने को बोला गया कि 2047 तक जो है स्वतंत्र हो जाएंगे। अगली बात फोकस है क्या कि नेट जीरो कार्बन इमिशन,
नेट भारत बोला कि हमें कि जो कार्बन एमिशन है वो कट डाउन करके हम जो 2070 तक जो है हम जीरो इमिशन कर देंगे। नेट जीरो इमिशन जो टारगेट किया गया है ये भारत का 2070 तक टारगेट किया गया है। अलग अलग कंट्री अलग अलग टारगेट किया, कुछ 2050, जैसे यूरोपियन यूनियन जो है 2050 तक का टारगेट दिया, लेकिन भारत बोला कि हमें 2070 तक जो है हम जो कार्बन इमिशन को नेट जीरो इमिशन में ला देंगे। ठीक है, और बात के नेम ये मेन फोकस क्या है कि नेविगेटिंग चैलेंज का फोकस किया जा रहा है। नेविगेटिंग चैलेंज मतलब ये क्या, ठोस वित्तीय निवेश निर्माण के चुनौतियों को सामना करना। ठीक है, मतलब जो भी सॉलिड जो फॉर्म है, जो वित्तीय निवेश है, उस पर मेन फोकस किया जा रहा है कि हाइड्रोजन समिट का। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा इसमें तकनीकी इनोवेशन क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो सकता है, इसलिए मेन फोकस जो है क्या है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट में फोकस किया है। समरी में क्या है, कहाँ हुआ, नीदरलैंड में याद रखना है, रोटरडैम में हुआ है, नीदरलैंड में याद रखना है। 1500 से 15,000 ज़्यादा पॉलिसी मेकर पार्टिसिपेट हुआ था। ठीक है, इंडिया का बता टारगेट क्या, 2047 तक जो है हम जो इंडिपेंडेंस हो जाएगी एनर्जी सिक्योरिटी से लिखे। दूसरा नेट जीरो इमिशन जो है भारत का है 2070 तक हम टारगेट किए हैं। ठीक है, अगला हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, 78वां जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ। 78वां क्या है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ, 2025 में हुआ। इसका पहले जानना है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेसिकली इनका हेडक्वार्टर है। इनका फोकस है कि वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, एक विश्व जो है हेल्थ के लिए जो एक विश्व होगा, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ कहने बताओ एक दुनिया स्वास्थ्य के लिए, ये आपको टारगेट किया गया है। WHO की बात किया जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पर्पज ये था पूरे विश्व लेवल का, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन से क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। क्या बताओ, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इस पे टारगेट कहाँ करती है, याद रखना है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इशू पे और इमरजेंसी। क्योंकि पूरे विश्व में जो है कभी भी पब्लिक हेल्थ इशू हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपको सामने ला सकता हूँ, कोविड-19 कोरोना वायरस हुआ था, तो उस समय जो है ये कोविड-19 का नाम भी है WHO के द्वारा ही। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सख्त कदम उठाने का प्रयास किया और कोविड-19 रोकने के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिसीज, प्रोग्राम, बहुत सारा जो है बहुत डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दिए, ताकि कोविड-19 जो पैंडेमिक डिजीज है, ये जो है फैलने वाली बीमारी है, ये जो है ये बीमारी को रोका जा सकता है। तो WHO बेसिकली हेडक्वार्टर कहाँ होता है, याद रखना जेनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखना WHO जो इस्टेब्लिश कब किया गया था, 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO इस्टेब्लिश किया गया। ये फॉर्मली जो है काम करना कब से शुरू किए, तो 1 सितंबर 1948 से। इस्टेब्लिश 7 अप्रैल को हुआ, 1 सितंबर से काम करना शुरू कर दिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर जानेंगे ये ओनली सोवरेन स्टेट के लिए एलिजिबल है। कोई भी स्टेट जो है, कोई भी कंट्री जो है WHO ज्वाइन नहीं कर सकता है। जो सॉवरेनिटी को गेन कर लिया, जो खुद का टेरिटोरियल कंट्री होता है, खुद का टेरिटरी होता है, जो कॉमनवेल्थ में ज्वाइन कर रखा होता है, वही कंट्री जो है बेसिकली जो है ये WHO में जो है ज्वाइन कर सकता है। मतलब सोवरेन कंट्री ही जो है ज्वाइन कर सकता है। ये लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, सबसे बड़ा संगठन है। कौन से बेसिस पे, हेल्थ इशू पे, हेल्थ के लिए सबसे बड़ा संगठन बनाया गया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो WHO मतलब जेनेवा स्विट्जरलैंड 7 अप्रैल को बनाया गया है। ठीक है, औपचारिक रूप से 1 सितंबर 1948 को अपना काम शुरू कर दिया था। ये केवल संप्रभु राज्य ही का इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, आगे होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो है बहुत SCO। ठीक है, SCO समिट क्या है। ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन जानना है। 26वां संघाई कॉरपोरेशन हुआ, ये 2026 में हुआ।
26वां संघाई कॉरपोरेशन, इसके बारे में बात करते हैं। ये संघाई कॉरपोरेशन में कहाँ हुआ है पहले ये जानना है, दूसरा इसका मेंबर कितने, सब बातें हम जानेंगे। याद रखना है 2026 में ये संघाई कॉरपोरेशन जो है ये 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच होने वाली है। कहाँ होंगे? बिशकेक जो होगा किर्गिस्तान की राजधानी है। बिशकेक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है। बिशकेक जो है क्या किर्गिस्तान की राजधानी है। जो ये पड़ता कहाँ है? ये सेंट्रल एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सेंट्रल एशिया में पड़ता है। सेंट्रल एशिया में कौन कौन है? किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कौन सा? कजाकिस्तान। ठीक है, ये सब जो है तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो है 5 कंट्री जो है ये सेंट्रल एशिया के अंदर है। तो यहाँ पे ये एससीओ समिट कहाँ हुए? तो याद रखना है बिशकेक में किर्गिस्तान जो है कंट्री में हुआ है, ये याद रखना है। ध्यान दे, यहाँ पे एससीओ का मेन फोकस क्या है? क्योंकि एससीओ का हो गया कितना साल? तो सब मिला के 25 साल हो गया। कितना हो गया? 25 साल हो गया है। 2026 है। एससीओ को जब बनाया गया था तो एससीओ बनाया गया था कब? 2001 में। एससीओ को जो है बनाया गया था 2001 में और अभी कितना हो गया? 2026 हो गया। मतलब एससीओ को अभी तक 25 साल हो गए। तो इस पे तो सवाल आने की चांस बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि 25 साल हो चुका है एससीओ का। ठीक है, तो ये याद रखना है। इस शिखर सम्मेलन का जो है अध्यक्षता कौन है? किर्गिस्तान करेगा। आपको बता दिया मैंने कि 25 साल मतलब क्लियर कौन करेगा? किर्गिस्तान। और इसका मेन मोटो क्या है? 25 साल का जो एससीओ टुगेदर फॉर सस्टेनेबल पीस डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी लाया जाएगा। मतलब एक साथ मिलके शांति, समृद्ध और विकास भी किया जाएगा। ठीक है, मतलब फोकस किया जाएगा अस्थाई शांति, विकास और समृद्धि के लिए एकजुट आदर्श बनाया जाए, ताकि हम लोगों के द्वारा जो है, ताकि जो है एससीओ में जितने मेंबर हैं, ताकि पूरे विश्व में जो है एक शांति क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो इसमें मेन टारगेट क्या किया गया? आपको पता हो गया कि बताओ क्या? स्थायी शांति, विकास और समृद्धि के लिए मतलब सस्टेनेबल पीस डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी पे फोकस किया गया। क्लियर? अगर बात के 26वां तो पता चल गया कि 26वां क्या हुआ? बिशकेक में हुआ। कहाँ बताओ? बिशकेक जो किर्गिस्तान की राजधानी है। अगर 25वां पूछ दिया तो कहाँ पे हुआ? याद रखना है टियानजिन जो है चाइना 2025 टियानजिन चाइना में हुआ। 2025 में एससीओ का समिट हुआ था। अब एससीओ बेसिकली आपको पता है कि 2001 में बनाया गया, आपको पता है। ठीक है, इसका मेन टारगेट क्या था? 25वां समिट का काउंटर टेररिज्म, आतंकवादी से लड़ना था। ठीक है, आतंकवादी को आतंकवाद जो को उसको क्या काउंटर कर मतलब रोकना था। और फॉर्मल एक्सपेक्टेंस ऑफ द लाओस इन न्यू एससीओ डायलॉग पार्टनर। और ये था कि जो लाओस जो है ये नया एक डायलॉग पार्टनर बन गया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बात करें एससीओ का जो हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? तो याद रखना है बेजिंग। क्या बताओ? बेजिंग है। ठीक है, ये क्या है? बेजिंग जो है इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है? बेजिंग जो है इसका हेडक्वार्टर है। बेजिंग इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करेंगे शुरू में जो है फाउंडिंग मेंबर कौन थे? याद रखना चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, लेकिन पूछा जाए कौन सा सेंट्रल एशिया का जो है एससीओ में मेंबर नहीं है? तो याद रखना तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान जो बेसिकली जो है ये जो है एससीओ का मेंबर नहीं है। याद रखना भारत जो है 2017 में अब भारत और पाकिस्तान दोनों ज्वाइन कर लेता है एससीओ का। कितना? भारत जो है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है ज्वाइन कर लेता है। ईरान जो है बचा, क्या बताओ? ईरान जो है 2023 में 2024 में जब बेलारूस ज्वाइन कर लेता है तो सब मिला के कितना मेंबर हो गया? 10 मेंबर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब मिला के जो है एससीओ कितना मेंबर हो गया? 10 मेंबर हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा भारत कब ज्वाइन किया? 2017 में। पाकिस्तान 2017 में। यह भी पूछेगा कि एससीओ का लास्ट मेंबर कौन ज्वाइन किया है? तो याद रखना बेलारूस किया है 2024 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एससीओ रिलेटेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताया मैंने। 2024 बेलारूस शामिल हुआ।
2023 में जो ईरान शामिल हुआ, भारत पाकिस्तान जो 2017 में शामिल हुआ, ठीक है, चाइना, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आपको पता है हेडक्वार्टर क्या, बीजिंग चीन है। कोई दिक्कत बोला जाए? आशा करते हैं इस आपको समझ में आ गया होगा। अगर समय लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एग्जाम वांटा प्रेप से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आते हैं नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज याद रखना है कि पहला नोबेल प्राइज जो है नोबेल प्राइज ऑन मेडिसिन, मेडिसिन पे नोबेल प्राइज, ये आपको आदमी का नाम जरूर याद रखना है। ये आदमी डायरेक्टली पूछेगा कि मेडिसिन में इस बार प्राइज किसको किसको मिला है, ये याद रखना है। ठीक है, तो पहला याद रखना ये है कि जो है पहला ये याद रखना है, कौन सा पहला याद रखना है नोबेल प्राइज, मैरी ए क्या ब्रोंको, मैरी क्या है ब्रोंको, मैरी ई ब्रोंको, फ्रेड क्या है राम्सडेल, फ्रेड राम्सडेल, और सीमोन, और क्या है सीमोन साकागुची, साकागुची, सीमोन साकागुची, सीमोन साकागुची को मिला है, और फ्रेड क्या था राम्सडेल को मिला है, मैरी ए ब्रोंको को मिला, मैरी ए ब्रोंको। किस लिए मिला भाई? मेडिसिन के लिए। याद ये रखना है क्योंकि यहाँ फॉर द डिस्कवरी ऑफ कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमारे अंदर क्या टी सेल का काम करता है। टी सेल जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता है, बताओ। ठीक है, तो टी सेल पे काम किया उन्होंने, पूरा डिटेल पढ़ते हैं। 2025 में जो नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन बात करें, बताओ, ई मैरी ई क्या ब्रोंको को मिला है, फ्रेड राम्सडेल को मिला है, और सीमोन क्या है साकागुची को मिला है। ये फोकस क्या बता, रेगुलेटरी ऑफ द टी सेल को रेगुलेट किया जाएगा, जिसको जीन कौन बताओ, FOXP3 जीन को उसमें ऐड किया गया। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि पेरिफेरल इम्यून सिस्टम को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे ये इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो किससे फाइट करेगा? तो याद रखना है कैंसर ट्रीटमेंट में, और जो भी कैंसर ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, और जो भी बताओ कैंसर ट्रीटमेंट बात किया जाए, चाहे ऑटो का इम्यून बीमारियों, ऑटो इम्यून जो भी बीमारी होगा, ऑटो इम्यून जो भी इम्यून जो है, जो भी बता इम्यून जो भी बीमारियां होंगे, इससे फाइट करने में हेल्प करेगा। इसलिए जो है टी सेल को रेगुलेट किया जाएगा, और जीन आपको इसको FOXP3 जीन को ऐड किया गया। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ? कैंसर बीमारी ठीक करने में मदद मिलेगा। किसको मिला आपको पता चल गया। ठीक है, आशा करते हैं मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज मिला है आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है नोबेल प्राइज ऑन द फिजिक्स, फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2025 में किसको मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। पहला जॉन क्लार्क, क्या है? जॉन क्लार्के को मिला है। दूसरा मिला है मिशेल एच का डेवोरेट को मिला है। ठीक है, जॉन क्लार्के, मिशेल एच डेवोरेट को मिला है। जॉन एम क्या है मार्टिनिस को मिला है। जॉन एम मार्टिनिस को मिला है कौन? ये नोबेल क्या प्राइज इन फिजिक्स 2025 में। किस लिए मिला भाई? कि डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल, ठीक है, टनलिंग एनर्जी ऑफ क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटाइजेशन पे उन्होंने क्या किया? वर्क किया। इलेक्ट्रिक क्या सर्किट में क्वांटाइजेशन, मतलब क्वांटाइजेशन पे काम किया उन्होंने। मतलब जो है क्वांटम मैकेनिकल जो है पे काम है, क्वांटाइजेशन पे काम किया, क्वांटम पे काम किया उन्होंने, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग पे काम किया, ताकि एनर्जी जो है और क्वांटाइजेशन को बढ़ाया जाएगा। जैसे क्वांटम एनर्जी होता है, क्या मतलब है? क्वांटम एनर्जी। ठीक है, तो क्वांटम एनर्जी होगा किसी भी जो है सर्किट में, मतलब कौन सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, फिर बढ़िया डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बताइए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है माइक्रोस्कोपिक जो है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज के लिए किया गया है। ये प्राइज मिला है, जिसको मिला कहाँ की? जॉन क्लार्के को मिला है, मिशेल एच, ठीक है, डेवोरेट को मिला है, और जॉन एम क्या है मार्टिनिस को मिला। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आशा करते फिजिक्स का नोबेल प्राइज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला नोबेल प्राइज किसको मिला याद रखना है। अगर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज का बात करेंगे तो किसको? 2025 में जो है केमिस्ट्री का भी नोबेल प्राइज मिला है। ये किसको मिला? 2025 में जो है
जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो मिला है ये क्या मिलेगा, कुसुमी किटागाओ, कहता है कुसुम क्या क्या सुसुमी किटागाओ, रिचार्ड रॉबसन, रिकार्ड क्या है, रिकार्ड रॉबसन, और क्या बता, ओमर एम यागी, ओमर एम क्या बता, यागी को मिला है, ओमर एम क्या यागी को मिला है। ठीक है, मतलब 2025 में जो है केमिस्ट्री का मिला किसको, एक सुसुमु क्या बता, सुसुमु किटा, ठीक है, किटागावा का मिला, दूसरा रिकार्ड रॉबसन का मिला, फिर ओमर एम क्या मिला है, ओमर एम को मिला है, ओमर एम यागी, ओमर एम रागी को मिला। किस पे मिला है भाई, मेंटल ऑर्गेनिक क्या फ्रेमवर्क, मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ठीक है, सॉरी मेटल क्या बताओ, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे मिला, क्या है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे मिला है, याद रखना क्या है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करेंगे नोबेल प्राइज ऑन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो है नोबेल प्राइज किसको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में जो मिला है, याद रखना है 2025 में जो मिला है ये 3 व्यक्ति को मिला है। पहली बात क्या मिला बताओ, जोएल क्या मोकियर, क्या जोएल मोकियर, अगला क्या फिलिपे अगियोन को मिला है, पीटर होविट को मिला है, पीटर होविट को मिला है। पहला जोएल मोकियर को मिला है, जोएल मोकियर को मिला है। दूसरा क्या है, फिलिपे एगियन को मिला है, अगियन को मिला है। दूसरा पीटर होविट को मिला है। ये काम किया इन्होंने, ये समझो पहले इन्होंने क्या किया बताओ, मतलब कि जो है 2025 में जो नोबेल प्राइज मिला है किसी इकोनॉमिक्स पे बेसिस पे, जहाँ पे आमतौर पे बोला जाता है क्या, इनोवेशन आधारित आर्थिक विकास पर उनके बेहतरीन काम के लिए, इनोवेशन रिलेटेड जो है, ताकि आर्थिक विकास में जो है इनोवेशन किया जा सकता है, इसीलिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिला है। जोएल मोकियर को मिला है, फिलिपे एगियन को मिला है, पीटर होविट को मिला है। ठीक है, जैसे बोला जाए कि हैविंग आइडेंटिफाई द सस्टेन ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी क्या है, सस्टेन ग्रोथ ऑफ प्रोग्रेस के बारे में, मतलब कि सब मिला के कैसे ग्रोथ होगा, तो उसमें क्या इनोवेशन कंसेप्ट को ऐड किया जाएगा, इनोवेशन को ऐड किया जाएगा, मतलब नवीनतम आधारित, नवीनतम नया प्रणाली से जो है कुछ उसको आर्थिक व्यवस्था में जोड़ा जाएगा, जिससे क्या होगा, आर्थिक में और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगा। ठीक है, ये आपको जो नोबेल प्राइज जो है 2025 का मैंने बात किया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो बेस्ट करंट अफेयर्स होता है आपको डिस्कस करते हैं, तो एग्जाम वांटा से बने रहिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए जो है एग्जाम वांटा को चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो आपके जो नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।